हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने इसके एक पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कंपनी रूल के बारे में, और आज वाले सेशन में हम बात करेंगे ब्रिटिश राज, दैट मीन्स क्राउन रूल के बारे में। 1857 की क्रांति के बाद ये चीज़ अंग्रेजों को समझ में आ गई थी कि यहाँ पर जब राज करना तो बिना अकाउंटेबिलिटी लिए तो राज नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाया गया और इसको क्या नाम दिया गया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। एज यू ऑल पीपल नो दैट 1857 रिवोल्ट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपाही म्यूटिनी। इसमें क्या था, जो कंपनी एक तरह से कंपनी राज कर रही थी, किसके नाम पर, ब्रिटिश राज के नाम पर। अब जो कंपनी के हाथ में जितनी भी पावर्स थी, चाहे वो टेरिटरी से रिलेटेड हो, रेवेन्यू से रिलेटेड हो, मिलिट्री या सिविल, कोई भी पावर है, उसको डायरेक्टली किसको ट्रांसफर कर दिया गया, ब्रिटिश राज को। ब्रिटिश राज ने कंपनी रूल को बोला कि अब तुमसे ना हो पाएगा, अब हम करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को लाया गया, जिसके क्या क्या फीचर्स थे, लेट्स डिस्कस। यहाँ पर सबसे पहले तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो पहले एक ऑफिस बनाया गया था 1833 एक्ट में, उसे अब चेंज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह एक नया ऑफिस लाया गया, वायसरॉय। मतलब बात वही है, बस एक ऑफिस नया चेंज कर दिया गया। यहाँ पर वायसरॉय को प्रिविलेज तो दी गई, मतलब कि उनकी वाहवाही तो बहुत हो रही थी कि वायसरॉय सच अ बिग हाई पोजीशन, पर लेकिन जो जैसे पहले तो अथॉरिटी चेंज नहीं हुई। सो हु वाज द फर्स्ट Viceroy of India? Lord Canning. Lord Canning, he was the first Viceroy of India. Viceroy was the direct representative of the Crown, जो कि ब्रिटेन गवर्नमेंट में जो भी वहाँ का जो क्राउन था उस चीज़ के वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, वायसरॉय। यहाँ पर एक जो कोड ऑफ डायरेक्टर, जो कि सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया था, कोड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल to see after the all commercial and the revenue and the military civil affairs। इसको चेंज करके इसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, लेकिन इसकी जगह एक नया ऑफिस बनाया गया जिसको नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन था, ही वॉज द कैबिनेट मेंबर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब कि ब्रिटेन गवर्नमेंट जो थी, वहाँ के गवर्नमेंट का एक कैबिनेट मेंबर थे, एंड ऑब्वियसली ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। मतलब कि ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल फॉर द इंडिया गवर्नमेंट और द वायसरॉय, बट ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटेन गवर्नमेंट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई जो कि उनको असिस्ट कर सकते थे, एंड हु वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस ऑल सेटअप, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 एंड 1909, ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट थे, इनका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होता है आगे जाके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। दीज वर द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि जब तक लोकल कॉपरेशन नहीं मिलेगा, राज करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए उन्होंने एक स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस किया जिसमें क्या था कि जो लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। अंडर दिस काउंसिल एक्ट, वायसरॉय कुड नॉमिनेट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसी को नॉमिनेट करने के लिए आगे उन्होंने महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस एंड सर दिनकर राव को अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी, ताकि क्या है, लोकल रिप्रेजेंटेशन का भी कॉपरेशन मिल सके। इसके बाद यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनको उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स को दोबारा दे दिया गया। सबसे पहले जो सेंट्रलाइजेशन कब से शुरू हुआ था, जो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है वो 1773 से शुरू हो गई थी जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, लेकिन ये अपनी चरम सीमा पर कब थी, चार्टर एक्ट 1833 के अंदर, जहाँ पर क्या था कि सारा के सारे जितनी पावर्स थी, चाहे मद्रास की हो या फिर बॉम्बे की, इन सबको एक तरह से सेंट्रलाइज करके किसमें वेस्ट कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। यहाँ पर लेकिन इसको डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ावा दिया, जो कि आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आगे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इस तरह से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया।
यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया था, कोई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई। प्रोविंशियल मतलब कि जैसे कि सेंटर में जो सरकार होती है, आज के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करें, एक तो सेंटर में सरकार होती है, उसको हम जो संसद में बैठती है, एक होती है विधानसभा होती है जो कि किसी भी राज्य की विधानसभा में बैठती है। तो यहाँ पर जो प्रोविंसेस थे इसको आप कंसिडर कर सकते हैं किस प्रकार से, जैसे कि विधानसभा थी। तो पहले क्या था कि पहले सिर्फ और सिर्फ इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और यहाँ पर प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने शुरू कर दिया था। और कहाँ कहाँ पर बनाया था, बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब। इसको अलग अलग टाइम पर 3 जगहों पर लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया। किसके द्वारा, किस एक्ट के तहत, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट वन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस वन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज पोर्टफोलियो सिस्टम। आज भी हम पोर्टफोलियो सिस्टम को कैसे करते हैं, जैसे कि अगर रेलवे मिनिस्ट्री है तो पीयूष गोयल जी चला रहे हैं, फिनांस मिनिस्ट्री है तो निर्मला सीतारमन जी के पास है, इसी तरह से अगर रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है तो वो नितिन गडकरी साहब के पास है। तो इस तरह से अलग अलग पोर्टफोलियोज दे दिए गए थे, वहां पर भी ये पोर्टफोलियो सिस्टम दिया गया था और अलग अलग के डिपार्टमेंट्स असाइन कर दिए गए थे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के टाइम पर, उस टाइम पर ये वायसरॉय इमरजेंसी के टाइम पर ऑर्डिनेंस बना सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे प्रमोलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस इज डन बाय प्रेसिडेंट। अगर कोई इमरजेंसी कुछ भी ऐसा है जो नेशनल हो, फाइनेंशियल हो या स्टेट इमरजेंसी हो, किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, तो उसको अगर किसी तरह से उसको निपटाना है तो आज के टाइम पर भी प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंसेस को बना सकते हैं। और आज के उस टाइम पर जो ये ऑर्डिनेंसेस थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द लॉर्ड कैनिंग, इट वाज ओनली फॉर द 6 मंथ्स, और आज के टाइम पर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज अ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या क्या नए प्रोविजंस आए, यहाँ पर इंक्रीज एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर जो मेंबर्स थे वो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे किसके, वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए, उनकी संख्या बढ़ा दी गई। कौन कौन से स्तर पर, एक सेंट्रल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान रखा गया, अभी भी जो मेजोरिटी किसकी थी वो ऑफिशियल मेंबर्स की थी, मतलब कि अभी भी नॉन ऑफिशियल मेंबर ज्यादा नहीं हो सकते थे। दूसरा यहाँ पर मोर फंक्शंस टू द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर कुछ और नए फंक्शंस ऐड कर दिए गए, जैसे कि क्या कर सकते थे वो, अब बजट को डिस्कस कर सकते थे, या फिर कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे, किससे, एग्जीक्यूटिव से। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद वायसरॉय कुड नॉमिनेट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स एज वेल एज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर। कुछ ऐसे मेंबर्स को वो अपनी तरफ से नॉमिनेट कर सकते थे, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, अगर वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर वो नॉमिनेट करना चाहते हैं तो उनको रिकमेंडेशंस किसकी चाहिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। लेकिन अगर वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो ही हैड टू टेक द रिकमेंडेशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, यूनिवर्सिटीज, जमींदार्स, म्यूनिसिपैलिटीज एंड द चैम्बर्स। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर एक तरह से इलेक्शंस तो हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि अगर नॉमिनेट किया जा रहा है तो उनको नॉमिनेट करने के लिए भी रिकमेंडेशंस की जा रही है, किसके द्वारा, या तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल कर रही है या फिर म्यूनिसिपैलिटीज कर रही है या फिर जमींदार्स या फिर अलग अलग चैम्बर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि अगला जो एक्ट आएगा 1919 के बाद जो एक्ट आएगा उसमें डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविजन था। यहाँ पर इलेक्शन वर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया था अंडर काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 विच इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। एंड हियर जो मॉर्ले थे वो कौन, he was the secretary of the state and Minto was the viceroy of that time। यहाँ पर क्या क्या फीचर्स थे इस इंडियन काउंसिल एक्ट में, considerably increase the size of the central legislative council from 16 to 60। यहाँ पर जो साइज है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो 16 से
60 कर दिया गया, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पर ये जो नंबर्स थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे, मतलब कि वहां पर ये डिसाइड नहीं था कि कितने मेंबर्स होंगे। ऑफिशियल मेजोरिटी को यहाँ पर अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, अपॉइंट किया गया, तो लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखा गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वहां पर ऑफिशियल मेजोरिटी को ज्यादा तवज्जो दी गई, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो मेजोरिटी में भी हो सकते थे। यहाँ पर फंक्शंस थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसको भी एनलार्ज कर दिया गया। अब क्या क्या चेंजेस हो सकते थे? प्रीवियसली हमने पढ़ा 1892 वाले काउंसिल एक्ट में कि बजट को डिस्कस कर सकते थे या फिर क्वेश्चन पूछ सकते थे, सिर्फ क्वेश्चन। यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते थे, मतलब कि अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी एक्ट के बारे में पूछना है तो उसके बारे में पहले एक जवाब देगा, फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन पुट कर सकता है, फिर पहला जवाब देगा। इस तरह से सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, बजट को डिस्कस किया जा सकता था और रेजुलेशंस भी पास किया जा सकता था। आगे आने वाले हम कुछ सेशंस में हम बात करेंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजुलेशंस एंड द मोशंस व्हिच इज करंटली पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले ऐसे इंडियन मेंबर थे जिनको कि लॉ मेंबर की जगह दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन member of the Viceroy Executive Council who was nominated as the law member. Next is a communal representation. यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन दी गई वो कॉम्युनल, मतलब कि जो मुस्लिम थे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोट दे सकते थे। तो यहाँ पर एक कॉम्युनल टाइप का एक पैटर्न शुरू हो गया। यहाँ पर लॉर्ड मिंटो was known as the father of the communal electorate, मतलब कि जो मुस्लिम्स का सेपरेट एक इलेक्शंस का जो एक पैटर्न बनाया गया था वो किसने बनाया था? लॉर्ड मिंटो ने इसको रिकमेंड किया, तो इसकी वजह से इनको फादर ऑफ द कॉम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 विच इज ऑल्सो नोन एज द मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, वेयर जो मोंटेग्यू ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड द चेम्सफोर्ड ही वॉज द वायसरॉय ऑफ दैट टाइम। यहाँ पर क्या क्या फीचर्स चेंज हुए थे? सेंटर रिलैक्स द पावर ऑफ द प्रोविंसेस, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोविंसेस को कुछ पावर्स दी गई थी कुछ सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने के लिए। एंड जो प्रोविंसेस, यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स थे, जो कुछ सब्जेक्ट थे जिसपे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो लॉ बना सकती थी और कुछ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लॉ बना सकती थी। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको फर्दर से उस सब्जेक्ट्स को दोबारा से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट वन वाज ट्रांसफर्ड एंड सेकंड वन वाज द रिजर्व। अब ट्रांसफर्ड में कौन से जो एग्जीक्यूटिव थे लॉ बना सकते थे? ही वाज द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोविंस एज वेल एज द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। दिस बॉडी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट here in the reserve case governor plus its executive council, they were not at all responsible for the provincial legislative council. यहाँ पर सबसे पहली बार डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी मीन्स ड्यूअल रूल। पहला तो वैसे तो प्रोविंसेस पर कौन रूल कर रहा है? यहाँ पर गवर्नर्स, बट यहाँ पर जो उससे भी ऊपर कौन सी पावर है? वायसरॉय है या फिर उससे भी ऊपर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम बायकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया। इट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इट कैन ऑल्सो आस्क इन द एग्जामिनेशन कि बायकैमरलिज्म कौन से एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। बायकैमरलिज्म मीन्स जैसे कि आज के टाइम पर क्या होती है, सेंटर में भी एक सरकार होती है, उसमें एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा। उसी तरह से अपर हाउस जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे आज के टाइम पर जो राज्यसभा है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स और जो दूसरा लोकसभा हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से जाना जाता है। जो अपर हाउस के या लोअर हाउस के जो मेंबर्स थे वो डायरेक्ट इलेक्शंस के द्वारा चुने जाने लगे। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डायरेक्ट इलेक्शंस पहली बार इंडिया में कब से शुरू हुए थे? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत शुरू हुए थे। आज के टाइम पर वोट देने के लिए 18 वर्ष की उम्र का होना जरूरी है और उसे इलेक्टोरल रजिस्टर में रजिस्टर होना जरूरी है, लेकिन उस टाइम पर इसे सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी गई थी टू दोज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट
प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन, जिनके पास प्रॉपर्टी है या फिर वो टैक्स पे करते हैं या फिर वो एजुकेटेड है, सिर्फ उनको ही डायरेक्ट मतलब कि उनको ही वोट देने का अधिकार था। कम्युनल इलेक्शन, यहाँ पर जो कम्युनल इलेक्शन था, जो अभी हमने अभी पढ़ा है कि काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में ये एक लिमिटेड था, मतलब कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्शंस होने थे। लेकिन यहाँ पर जो कम्युनल इलेक्शंस है दैट वाज एक्सटेंडेड फॉर द सिख्स, एंग्लो इंडियंस या फिर जो क्रिश्चियंस थे, इन सभी के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया था, उनके लिए सेपरेट इलेक्शंस होगा। न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन वॉज क्रिएटेड। जैसे आज के टाइम पर अगर इंडिया की एम्बेसी कहीं और है तो यहाँ पर यहाँ का कोई या तो हाई कमिश्नर या एनवॉय वहाँ पर अपॉइंट होगा, और वैसे ही अगर किसी देश की एम्बेसी हमारे इंडिया में है तो वहाँ का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होगा। इसी तरह से हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का ऑफिस लंदन में बनाया गया। पब्लिक सर्विस कमीशन को इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके लिए एक, जैसे कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन है आज उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बॉडी है जो कि एग्जीक्यूट करती है। उसी तरह से उस टाइम पर पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शंस के लिए एक बॉडी थी, उसके लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, और ये कब एस्टैब्लिश किया गया था, ये 1926 में। इसके बाद सेपरेट बजट को भी इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब जैसे उस टाइम पर जो बजट था वो सेंटर में ही डिस्कस किया जाता था, चाहे वो प्रोविंसेस का हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन आज जिस हिसाब से होता है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है और विधानसभाओं का अलग होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज का अलग होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सेपरेट बजट डिस्कस किया जाने लगे, सेपरेट बजट को डिस्कस कर दिया गया सेंटर के लिए और प्रोविंसेस के लिए। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट से पहले इलेक्शंस हुए थे और 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस पर जो इंडियन लोकल गवर्नमेंट थी उसने जीत दर्ज की थी। इसी वजह से 6 प्रोविंसेस में बायकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके क्या क्या फीचर्स हैं, लेट्स डिस्कस। एक्ट डिवाइडेड द पावर्स इन टर्म्स ऑफ द फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे आज के टाइम पर भी अगर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सेंटर और स्टेट के बीच में लिस्ट बनाई गई है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पर सेंट्रल लिस्ट के बारे में सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है, स्टेट में सिर्फ स्टेट और कॉन्करेंट में दोनों ही बना सकते हैं। अगर इनमें से सेंटर ने पहले लॉ बना दिया है तो उस पर स्टेट लॉ नहीं बना सकती है। तो इसी तरह से 3 लिस्ट तैयार की गई। उसके बाद यहाँ पर डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर डुअल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इस वाले एक्ट के तहत डायरकी को खत्म कर दिया गया था। पिछले एक्ट में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पढ़ा था कि वहां पर जो फ्रेंचाइजी थी वो लिमिटेड थी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी टैक्स एंड द एजुकेशनल बेसिस। बट हियर यहाँ पर 10% फ्रेंचाइजी दी गई। यहाँ पर ये चीज नहीं स्पेशल मेंशन की गई कि किसको वोट देना है, लेकिन यहाँ पर 10% की फ्रेंचाइजी दी गई। इसके बाद यहाँ पर इस वाले एक्ट के तहत ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि 1937 में। फेडरल कोर्ट जो कि आज की सुप्रीम कोर्ट भी है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशंस का निर्माण किया गया, जिसमें जैसे कि आज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो उस टाइम पर पब्लिक सर्विस कमीशन में फेडरल, मतलब आज सेंट्रल है, उस टाइम पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, आज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस टाइम पर प्रोविंशियल सर्विस कमीशन था। और आज के टाइम पर भी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, और उस टाइम पर भी एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्माण किया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 वॉज द लास्ट सीरीज ऑफ द ब्रिटिश राज। इस एक्ट के तहत उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो हमारा देश है वो 3 जून 1948 को आज़ाद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद 2 डोमिनियन बने, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। उस टाइम पर इनको पावर दी गई कि जो भी अगर अपने आप को ब्रिटेन गवर्नमेंट से सेपरेट करना चाहता है, उसको सेसेट करना चाहता है, वो कर सकता है। इसी हिसाब से 2 स्टेट बन गए, मतलब कि एक इंडिया और एक पाकिस्तान। यहाँ पर वायसरॉय का जो ऑफिस था उसको एबॉलिश कर दिया गया। इसके साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के भी ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया।
लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जो पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। सो डोंट कंफ्यूज विद द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो यहाँ पर हमने आज के सेशन में कंक्लूड किया है ब्रिटिश राज के बारे में। इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो यू कैन लीव इन कमेंट बॉक्स, और क्वेश्चंस के लिए आप मेरे फेसबुक चैनल बजरंग CSA क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।